Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट शांगवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ। बट इससे पहले कि मैं एफएफ को स्टार्ट करूँ, मैं कुछ बता दूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये पूछा था, क्या मैं इन द ईयर्स वी फॉरगेट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी या नहीं। तो मैं ऑब्वियसली उसे शेयर करूँगी एंड 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ और पहले उसे ही फिनिश करूँ। और आज मैं एक वन शॉट शेयर करूँगी, देन नेक्स्ट डे मैं एक और वंशियन वन शॉट शेयर करूँगी, फिर ईजान वन शॉट एंड देन मैं एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऑब्वियसली ये एक सिंपल एंड स्वीट सी लव स्टोरी है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे खासकर टॉक्सिक स्टोरीज़ पसंद नहीं आती हैं, तो इसीलिए ये एफएफ का नाम है बेनेथ द मंगोलियन ट्री। इस एफएफ को लिखा है @वेवार्ड विंग ने और ये एफएफ आपको AO3 पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर लेना। और हाँ, ये वही ऑथर है जिन्होंने हाउ वी लव स्टोरी को लिखा है, जिसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। तो अब बातें बहुत हो गई, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जहाँ कहानी की शुरुआत होती है लैन वांगजी से। लैन वांगजी ने हाल ही में अपना 21st बर्थडे सेलिब्रेट किया है और अब वो इस पूरे किंगडम का एम्परर है। और अब वक्त आ गया है कि वांगजी अपने लिए एक प्रॉपर मेट खोज के अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाए। हालांकि ज़्यादातर केसेस में एम्परर का जो हरम होता है, उसकी जो कॉन्क्यूबाइंस होती हैं, उसी में से किसी एक को चूज़ किया जाता है। लेकिन लैन वांगजी खुद एक ओमेगा है, इसलिए उसे किसी कॉन्क्यूबाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने क्लैन का हायर दे सकता है। इसीलिए ये लैन चिरन का काम है कि वो खुद नोबल फैमिलीज़ को विज़िट करके और सूटेबल मैच अपने नेफ्यू के लिए प्रेजेंट करे, जिसमें से उनका नेफ्यू किसी एक को अपना मेट बना सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लैन वांगशी वो किसी को भी चाहता ही नहीं है। चिरन को पता है कि उसका नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और उसके लिए मेट ढूंढना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन अब चिरन भी धीरे धीरे अपना पेशेंस लूज करने लगे हैं। अब तो जो भी एडवाइजर्स हैं, लोग हैं, उनमें भी कानाफूसी होने लगी थी। क्या वांगजी एम्परर बनने के लिए फिट भी है? क्या वांगजी ही लैंड डायनेस्टी का आखिरी रूलर होने वाला है? ये सारी बातें चिरन को और भी ज़्यादा चिंता में डाल रही थी। हालांकि कुछ वक्त से चिरन की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे टाइम उनका नेफ्यू जब कोर्ट में दिख आता है तो वो काफ़ी पेल दिखता है। यहाँ तक कि कितनी बार तो वो कोर्ट के बीच से ही उठ के चला गया था, ये कह के कि वो बीमार है, जिससे लैन चिरैन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वांगजी बहुत ही रेयरली बीमार पड़ता है। इवन जबकि वांगजी एक बच्चा था, वो बहुत ही कम बीमार पड़ता था। वो लोग अक्सर उसे हेल्दी और ब्यूटीफुल रखने की कोशिश करते थे, ताकि वो प्रिंस ऑफ गुसू के लिए एक अच्छा सा मैच ढूंढ सके। लेकिन अब अचानक से वांगजी बीमार क्यों पड़ रहा है? हालांकि उनके इन सारे सवालों का जवाब उन्हें अगले दिन मिलता है, जब वांगजी जैसे ही अपने थ्रोन रूम में आता है वीबू शियान के साथ, जो कि उनके आर्मी का अल्फा जनरल है। वांगजी का हाथ वीं का हाथ वांगजी के कमर में रैप था। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में आते हैं, सभी साइलेंट हो जाते हैं और एम्परर के लिए खड़े होते हैं। तभी वांगजी एक डेफिनेटिव टोन में कहता है, मेरे मेट के लिए जो सर्च है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने अपने लिए जनरल विभूषियान को चुन लिया है। ये सुनने के साथ ही वहाँ लोगों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ये सवाल उठने लगता है कि आखिर क्यों, जब इतने सारे नोबल
फैमिली के बच्चे हैं, तब एम्परर ने अपने लिए एक जनरल को क्यों चुना है? ये सब सुनते ही विभूषियान एक ग्रॉल करता है और अपने हैंड्स को वांगजी के वेस्ट में और भी टाइटली ग्रैब कर लेता है। तभी उनमें से एक इंसान पूछता है, इंपीरियल मेजेस्टी, आखिर यही क्यों? आपने इसे क्यों चुना? इस पे वांगजी विभूषियान की तरफ देखता है और उसे एक सॉफ्ट स्माइल देता है। और इसके बाद वांगजी जो कुछ भी कहता है वो सुनते ही सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वांगजी कहता है क्योंकि इसने इस किंगडम के फ्यूचर हायर को देने में मेरी मदद की है। और ये सुनते ही लैन शिरन तो मानो किसी गहरे सदमे में चले गए थे। उनकी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। ये पहली बार नहीं था कि वांगजी और वी एक दूसरे से मिल रहे थे। इनफैक्ट वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। दरअसल वीन के पेरेंट्स भी लैन किंगडम के पैलेस में ही काम करते थे, जहां वीन के फादर बहुत ही रिस्पेक्टेड फियर्ड जनरल थे लैन आर्मी के। वहीं उन्होंने उसी पैलेस की एक ओमेगा सर्वेंट से शादी कर लिया था। और वांगजी और सिचेन की मदर और वीन की मदर सेम टाइम पे ही प्रेग्नेंट थी, जहां सिचेन की मदर अक्सर वीन की मदर के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, क्योंकि उन्हें इस महल में वो कपल काफ़ी जेन्यून लगता था और यही बात वो अपने बच्चे से भी कहती थी। इसीलिए वांगजी और वीन बचपन से ही एक दूसरे के प्लेमेट्स थे। जैसे जैसे वो दोनों बड़े होने लगे, दोनों का पर्सनालिटी अलग अलग होने लगा था। जहाँ वांगजी बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता था और काफ़ी शांत भी। वो कैलीग्राफी में अच्छा था। उसकी म्यूज़िकल पावर्स गुचिंग बजाने की मानो हेवेंस का गिफ्ट हो। वहीं दूसरी तरफ विभूषियान, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड था, वो किसी को भी अननॉय कर सकता था। इवन सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाले पर्सन को भी वो कभी कभी अननॉय कर दिया करता था। वो दोनों बिल्कुल दिन और रात की तरह थे, फायर और आइस की तरह थे, कंप्लीटली एक दूसरे से अपोजिट। लोगों को तो यही लगता था कि एक दिन वांगजी विबुशियान से एनॉयड होकर उसे अपने महल में आने से मना कर देगा, या फिर वीन वांगजी के साथ इतना बोर हो जाएगा कि खुद ही उससे दूर हो जाएगा। लेकिन उन दोनों ने सभी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि वो दोनों अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को रखने के बावजूद भी अक्सर एक दूसरे की तरफ हमेशा खींचे चले आते थे। जहाँ एक बार वींग एक मंगोलिया ट्री पे चढ़ा हुआ था। वो लोग वांगजी के गार्डन में थे। तभी वींग चिल्लाते हुए कहता है, लांजान मेरी तरफ देखो। इस पे वांगजी एक साई करता है और एक नज़र वींग की तरफ देखता है, जहाँ वींग पेड़ की टहनियों पे लटका हुआ था। उसे देखते ही वींग स्माइल करके उसकी तरफ अपना हाथ हिलाता है, जिस पे वांगजी नोट करता है और वापस से अपनी कैलीग्राफी करने में बिजी हो जाता है। तभी उसे एक थप से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उस तरह नहीं देखता। ऑब्वियसली वो वींग था। तभी वींग उसके पास आते हुए कहता है, लंजा मेरे साथ खेलने चलो। इस पे वांगजी कहता है, नहीं। तभी वींग पाउट करते हुए कहता है, पर क्यों? इस पे वांगजी कहता है, क्योंकि वींग हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है। इस पे वींग कहता है, मैं ऐसा नहीं करता। इस पे वांगजी उसकी तरफ एक अजीब सा लुक देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वींग ने कॉन्क्यूबाइंस के फूड में जाके काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस मिला दिए थे, जिससे सभी इतने डर गए थे। उन्हें लगा था कि कहीं उन्हें पॉइजन तो नहीं दे दिया गया। हालांकि ये वांगजी की मदर को काफ़ी फनी लगा था, लेकिन उसके फादर को नहीं। तभी वींग वहीं फ्लोर पे लेटते हुए कहता है, सो वॉट, तो क्या मैं यहाँ बैठ के पूरे दिन तुम्हें कैलीग्राफी करते हुए देखूं?
ये कितना बोरिंग है। जिस पे वांगजी कहता है, वीन और भी बच्चों के साथ जाके खेल सकता है। हालांकि वांगजी को वीन के उसे छोड़ के जाने के आइडिया से ही कहीं ना कहीं थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो सेल्फिश नहीं बनना चाहता। तभी वीन कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि तुमने कहा कि मैं बोरिंग हूँ। इस पे वीन वांगजी के ईयर्स के पीछे कुछ लगाते हुए कहता है, मैंने कहा कि तुम्हें कैलीग्राफी करते हुए देखना बोरिंग है, न कि तुम बोरिंग हो। तभी वांगजी अपने बालों पे हाथ लगाता है, जहाँ एक मैग्नोलिया का फ्लावर था। तभी वांगजी पूछता है, ये किस लिए है? इस पे वीन कहता है, मुझे नहीं पता, ये प्रीटी है तुम्हारी तरह। ये कह के वो वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही जब वो दोनों अपने एडोलेसेंस के एज पे पहुँचते हैं, तब एक रोज़ महल में कुछ असैसिन आ जाते हैं जो कि एम्परर को मारना चाहते थे। हालांकि लकीली एम्परर तो बच गए थे, लेकिन वींग की मदर इन सब में मारी गई और उन्हें बचाते बचाते वींग के फादर की भी वहीं पे डेथ हो गई। वांगजी उस वाइट मॉर्निंग क्लोथ में अपने फ्रेंड को देखता है, जो कि इस वक्त अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में खड़ा था। वो अपने आप को संभालने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी जानता है कि उसका फ्रेंड कितना टूटा हुआ है। बाद में वांगजी वीन को ढूंढता है। तभी वो उसे एक गार्डन में देखता है, जहाँ वो एक मैग्नोलिया ट्री पे जोर जोर से पंचेस किए जा रहा था। वीन के हाथ से खून बहने लगे थे। तभी वांगजी जाके वीन को पीछे से हक कर लेता है। वो वीन को सूदिंग और कामिंग वर्ड्स कहने लगता है, जिस पे वीन जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो काफ़ी देर तक वांगजी को पकड़ के ऐसे ही रोते रहता है। उसके बाद वांगजी उसे कमरे में ले जाता है, उसके हाथ से ब्लड को साफ करता है और उस पे वाइट क्लॉथ्स को रैप कर देता है। तभी वीन एक कोल्ड और डिटरमाइंड वॉइस के साथ कहता है, मैं उन सबको मार दूंगा, सबको। वांगजी वीन की तरफ देखता है। ऑफ कोर्स वो जानता है कि वीन किसके बारे में बात कर रहा है। चांग से सारन ने सभी असैसिन को मार दिया था, लेकिन एक एक को कैप्चर कर लिया गया था, जिसे टॉर्चर करने पे उसने बताया था कि उसे किसने भेजा था। वेस्ट के वेन किंगडम पे। वेन किंगडम ने वेस्ट के जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे, उन सब पे कब्जा कर लिया था और अब उसकी निगाहें एक बड़े टारगेट पे थी, ऑब्वियसली, जो कि लैंड किंगडम था। उसके मास्टर का नाम जानने के बाद उस असैसिन का भी सर कलम कर दिया गया था। अब विभूशियान को साओ सिंह चैन, जो कि उसका अंकल था, और लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के सॉन्गलैंड, उनके केयर में रख दिया गया था। अब वांगजी वीन को बहुत ही कम देखता था, क्योंकि वीन ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रेनिंग में झोंक दिया था, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से रेडी रखना चाहता था। फ्यूचर में जब भी वेंस के अगेंस्ट उन्हें वार करना हो, तब वीन पूरी तरह से उसमें तैयार रहना चाहता था। हालांकि वीन समय निकाल के हर रात वांगजी को ज़रूर विजिट करता था, जहां वो उसे बताता था कि उसका ट्रेनिंग कैसा जा रहा है, जहां वांगजी भी उसे अपने न्यू कंपोजिशंस को सुनाता था। जहां कभी कभी वीन बातें करते करते वहीं वांगजी के ही बेड पे सो जाया करता था, और वांगजी भी वीन को देखता था, उसे निहारता था, और वो भी उसके बगल में ही जाके लेट जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वांगजी वीन का इंतजार करते करते खुद ही हार के ट्रेनिंग फील्ड में उसे देखने आ जाया करता था, जहां उसे देख के सभी सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगते थे कि वांगजी जितने प्योर जेड को
ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। लेकिन वांग जी सभी को इग्नोर करके वहाँ जाके बैठ के सामने फील्ड में ट्रेनिंग देखा करता था। ऐसे ही एक गर्मी की धूप थी जहाँ वांग जी की नज़रें सामने ट्रेनिंग फील्ड पे विंग पे जाती है, जो कि इस वक्त सर्टलेस था। ये देखते ही वांग जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी सांसें मानो रुक सी गई थीं विंग के बॉडी को देख के। विंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, आखिर विंग ने इतने मसल्स कब गेन कर लिए। तभी वांग जी ये नोटिस करता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे इस तरह घूरते हुए पकड़ लिया है और वांग जी इस पे शर्मा जाता है और अपना फेस टर्न कर लेता है। ऐसे ही उनका वक्त बीत रहा था और जब वांग जी और वीन 16 साल के थे, तब अचानक से वांग जी की मदर बीमार पड़ गईं। हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी मदर को सेव नहीं कर पाया और एट द एंड वांग जी ने अपनी मदर को खो दिया। मरने से पहले वांग जी की मदर ने उससे कहा था, आजान मुझे कुछ प्रॉमिस करो। इस पर वांग जी अपने आंसू रोकते हुए कहता है, कुछ भी मदर। जिस पे उसकी मदर कहती है, हमेशा खुश रहना आजान, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढो और उसे कभी भी जाने मत देना। इसी तरह तुम इस जगह पे सरवाइव कर पाओगे। ये सुनते ही वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी मदर के हैंड्स पे किस करता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मदर। वांग जी अपनी मदर की डेथ से पूरी तरह से टूट चुका था और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि वो अपनी वाइफ के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी चले गए। वांग जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो इतना डिप्रेस हो गया था कि वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहता था। लेकिन तीसरे दिन वीन उसके पास आया। वो विंडो से धीरे से कहता है, लांजान। इस पे वांग जी पीछे मुड़ के देखता है जहाँ उसका फ्रेंड वहाँ पे खड़ा था, जिसके फेस पे चिंता साफ देखी जा सकती थी। वांग जी दौड़ के वीन को हक कर लेता है। वीन भी उसे काम करने की कोशिश करता है। वीन अपनी फिंगर्स वांग जी के हेयर्स में फहराने लगता है और वांग जी भी रोना शुरू कर देता है। वांग जी की रोने की वजह से आंखें काफ़ी सूज गई थीं और वो काफ़ी थका हुआ भी लग रहा था। ये फील करने के साथ ही वीइंग ने वांग जी को कैरी कर लिया और उसे बेड के पास लेके आया, जहाँ वीइंग वांग जी को लेटाते हुए कहता है, लांजान थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ रहा हूँ। ये कह के वो वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और जैसे ही मुड़ता है तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ। इस पे वींग कहता है, पर लंजा तुम जानते हो ना। इस पे वांग जी बेग करते हुए कहता है, प्लीज़ रुक जाओ। जिस पे वींग साई करता है, जहाँ वींग भी ब्लैंकेट उठा के बेड पे जाके वांग जी के पास ही लेट जाता है। ये देखने के साथ ही वांग जी वींग के और क्लोज आता है और उसके चेस्ट पे सर रखता है और उसके सेंट को इनहेल करने लगता है। वांग जी को पता था कि ये बहुत ही डेंजरस है। अगर किसी ने उन्हें इस तरह पकड़ लिया तो वो दोनों ट्रबल में आ सकते हैं। आफ्टर ऑल वांग जी हाल ही में एज ए ओमेगा प्रेजेंट हुआ था और वीइंग अल्फा, और इस तरह उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी उसकी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन इस वक्त वांग जी को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने पास इस वक्त वींग को चाहता था, उसके सेंट्स को चाहता था, उसके अराउंड अपने आर्म्स को रैप करना चाहता था और उसके दिल में जो पेन है उसे भूल जाना चाहता था। तभी वींग कहता है, ये डेंजरस है। जिस पे वांग जी उसके और पास आते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था।
तभी वीन उसके बैग पे सर्कल्स ड्रॉ करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा लंजा। उस रात के बाद से उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। अब वो दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा टच करने लगे थे। वो दोनों जब गार्डन में घूमते तब वीन वांगजी के वेस्ट में अपना हाथ डाल दिया करता था। वहीं वांगजी भी मीटिंग्स के दौरान जब वीन को कुछ कहना होता था तो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लीन होके कहता था। अब वांगजी अपना ज़्यादातर समय ट्रेनिंग फील्ड में बिताता था, वीन को प्रैक्टिस करते हुए देख के, जहां अब अगर उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती तो वांगजी बिल्कुल भी अपनी नज़रें हटाता नहीं था। देखते ही देखते लैन सिचेन को एम्परर बना दिया गया था और उस दिन महल में एक बहुत ही बड़ा सा सेलिब्रेशन था, जहां वांगजी के अंकल उसे एक नोबल फैमिली के बेटे अल्फा, जो कि एक अल्फा था, उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। हालांकि वांगजी को उसकी बातों में उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली के खातिर, उनकी रेपुटेशन के खातिर उससे बातें करने लगा। लेकिन वांगजी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि एक सिल्वर आइज उसे काफ़ी ग्लेयर कर रही थी। जहां वांगजी भी वींग की तरफ देखता है, वींग उसे ग्लेयर करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वांगजी भी खुद को एक्सक्यूज करके अपने फ्रेंड को फॉलो करने लगता है। तभी वो देखता है कि वींग एक पॉन्ड के सामने खड़ा है, जो कि मेन पैलेस से थोड़ा हिडन है। उसके फेस पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वींग गुस्से में उस पॉन्ड के पानी में पत्थर फेंके जा रहा था। तभी वांगजी उसके पीछे जाके कहता है, तुम फिश को डिस्टर्ब कर रहे हो। इस पे वींग कहता है, सीरियसली तुम्हें इस वक्त फिश की चिंता हो रही है? इस पे वांगजी कहता है, यू नो ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अपना हाथ वींग के शोल्डर पे रखते हुए कहता है, क्या बात है? जिस पे वींग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ मोड़ के उसे एक पेड़ पे जाके हिट करता है। आई मीन वांगजी की बॉडी को उस पेड़ की तरफ पुश करता है और कहता है, आखिर तुम उस लड़के के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? इस पे वांगजी को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। जिस पे वींग कहता है, लेकिन तुम मुझसे बात कर रहे थे। इस पे वांगजी कहता है, ये सब एक फॉर्मेलिटी होती है, मैं अपनी फैमिली के रेप्यूटेशन को खराब नहीं कर सकता हूँ। इस पे वींग एक क्रॉल करता है, जिस पे वांगजी भी उसे ग्लेयर करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? इससे तुम्हारा क्या जा रहा है? इस पे वींग एक बीटर लाफ के साथ कहता है, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ, तुम्हें क्यों? इससे पहले कि वांगजी कुछ और कह पाता, तभी उसे अपने ऊपर सडनली किसी के लिप्स फील होते हैं। वींग उसे किस करने लगता है। वांगजी कुछ देर के लिए तो बिल्कुल स्टंट खड़ा रह गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी इस किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी किस को रिस्पॉन्ड करते हुए अपने हैंड को वींग के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। वींग भी वांगजी को और डीपली किस करने लगता है। वो धीरे से वांगजी के हिप्स को ग्रैब करता है और उसे अपने और भी क्लोज खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगे थे, जहाँ वीन वांगजी के माउथ को भी एक्सप्लोर करने लगा था। कुछ देर बाद वो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, जहाँ वो दोनों काफ़ी हाँफ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, मानो ये उनका आखिरी चांस हो। तभी एक सर्वेंट वहाँ आती है, जो कहती है, क्राउन प्रिंस। ये सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं किसी ने उन्हें इस तरह पकड़ लिया तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वींग जल्दी से वांगजी को पकड़ के पेड़ के पीछे खींच लेता है और वो लोग वहीं पे छुप जाते हैं। जैसे ही वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है, तब जाके वींग एक साई करता है और हंसने लगता है, जिस पे वांगजी कहता है, इसमें फ़नी क्या था? इस पे वींग कहता है,
कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल क्रेजी था। इस पे वांग जी स्माइल के साथ कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा फिर से नहीं करना चाहिए। जिस पे वीन कहता है, पर मैं तो ऐसा फिर से करना चाहता हूँ। वांग जी के मानो ऊपर से कोई बोझ सा कम हो गया हो, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ वही है जो ये सब चाहता है। लेकिन वीन के ये कहने पे वांग जी को कुछ फील होता है, जिस पे वो कहता है। तभी वीन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना है? इस पे वांग जी कहता है, मुझे किस करो। ये सुनने के साथ ही वीन वांग जी को फिर से किस करना शुरू कर देता है। अब वो दोनों ऐसे ही अक्सर एक दूसरे को टच करते थे, किस किया करते थे, हमेशा छुपते छुपाते। कभी वो वांग जी के प्राइवेट गार्डन में जब सर्वेंट्स बिजी हुआ करते थे, या फिर कभी वीन विंडो के थ्रू वांग जी के कमरे में आके उसे कहीं ना कहीं प्यार करता था, उसे किस करता था। हालांकि एक बार वो साओ सिंचन ने उन दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि वो केयरफुल रहें। एक रोज वांग जी के 18th बर्थडे के दिन एज यूजुअल वीन विंडोज के थ्रू वांग जी के कमरे में आता है। आते ही वो वांग जी को कहता है, हे ब्यूटीफुल, जिस पे वांग जी भी स्माइल के साथ उसके पास जाता है और उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से पैसिनेटली किस करते हैं। तभी वीन कहता है, ये तुम्हारे लिए है, जहाँ वो वांग जी को एक गिफ्ट देता है। वांग जी उस गिफ्ट को लेके उसे ओपन करता है, जिसके अंदर एक पेंटिंग थी वांग जी की, वो भी मैग्नोलिया ट्री के नीचे। वीन एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पेंटर है, लेकिन ये पीस काफ़ी डिफरेंट था। वांग जी इसे देख के कह सकता था, वीन ने जितने डिटेल के साथ इस पिक्चर को बनाया है, सच में इसमें वीन का प्यार दिखता है। तभी वीन कहता है, हालांकि इसे रियल से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी है ना? इस पे वांग जी कहता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू वीन। जिस पे वीन कहता है, मैं तुम्हारा ग्रेटिट्यूड सिर्फ किसेस में ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिस पे वांग जी वीन के फेस को अपने हैंड से कप करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे उनका स्वीट एंड सिंपल किस पैशनेट हो जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के टंग से खेलना शुरू कर देते हैं। जहाँ वांग जी आज अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट और डिज़ायर को फील कर रहा था, वो किस करते करते ही मौन करना स्टार्ट कर देता है। जिस पे वीन उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, लंजा, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, है ना? इस पे वांग जी बेग करते हुए कहता है, प्लीज़, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी वीन के नेक पे, उसके जॉ पे किसेस करते हुए कहता है, प्लीज़। इस पे वीन कहता है, ओके डार्लिंग। ये कह के वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे जेंटली बेड पे लेटा देता है। उसके बाद वीन वांग जी के ऊपर आके उसे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी। वो अपने कपड़े को बस उतार देना चाहता था। वो वीन को फील करना चाहता था। धीरे धीरे वीन भी वांग जी को इंटीमेट टचेस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेट टचेस करते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई कराते हैं। हालांकि उन दोनों में फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई थी। तभी वीन कहता है, ये कितना ब्यूटीफुल था ना? इस पे वांग जी कहता है, परफेक्ट। जहाँ वीन एक लेजी स्माइल के साथ उठने की कोशिश करता है, जिस पे वांग जी उसका हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज़ आज यहीं रुक जाओ, सुबह होने तक। इस पे वीन कहता है, ऑल राइट, पहले खुद को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद वीन वांग जी के बेड पे लेट जाता है और उसे अपने आर्म्स में ले लेता है। तभी वीन प्लेफुली कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? इस पे वांग जी कहता है, क्या?
जिस पे वीन कहता है हम, हमारा साथ होना, हमारी शादी, हमारे बच्चे। ये सुनते ही वांग जी का फेस रेड हो जाता है और वो काम वॉइस में कहता है ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं है। तुम एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हो, तुम्हें सिर्फ प्रपोज करना है और मेरी फैमिली से अप्रूवल लेना है। जिस पे विंग पूछता है क्या कुछ है जो तुम चाहते हो। इस पे वांग जी कहता है तुम खुद सोचो विंग। तभी विंग वांग जी को टीज करते हुए कहता है तुम बहुत ही क्यूट लगोगे हमारे बच्चों के साथ। हम एक से ज़्यादा बच्चे करेंगे, मे बी 1 डज़न। ये सुनते ही वांग जी एम्बैरेस होते हुए कहता है विंग। इस पे विंग हंसते हुए कहता है आई एम सॉरी डार्लिंग, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें टीज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस पे वांग जी कहता है मुझे पता है। तभी विंग सीरियस होके कहता है लांजान, मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करके हमारे बच्चे चाहता हूँ। इस पे वांग जी भी रिलैक्स फील करते हुए कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। तभी विंग स्वीटली वांग जी को किस करते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे माय लव। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को होल्ड किए हुए ही ऐसे सो जाते हैं। अगले दिन वांग जी अपनी कैलीग्राफी कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आके उसे इन्फॉर्म करती है कि विबुशियान आपके गार्डन में है। ये सुनते ही वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी स्माइल को हाइड करते हुए उस सर्वेंट को थैंक्स कहता है और जल्दी जल्दी गार्डन की तरफ जाता है। जैसे ही वांग जी अपने गार्डन में आता है तो वो देखता है विंग को, जो कि एज यूजुअल उसी ट्री के नीचे खड़ा था। वांग जी स्माइल करते हुए उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग के फेस पे पड़ती है वो रुक जाता है क्योंकि विंग थोड़ा सैड दिख रहा था। तभी वांग जी पूछता है विंग क्या बात है। इस पे विंग वांग जी के दोनों हैंड्स को अपने हाथों में लेते हुए कहता है वेंस एक्शन में आ चुके हैं, वो हमारे बॉर्डर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, इसलिए एम्परर आर्मी को भेज रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी का दिल मानो घबरा सा जाता है। तभी वो कहता है क्या तुम भी जा रहे हो। इस पे विंग नॉट करता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे नहीं जाना चाहता था। इस पे वांग जी कहता है प्लीज़ मत जाओ। जिस पे विंग कहता है तुम जानते हो मुझे जाना पड़ेगा। इस पे वांग जी चिल्लाते हुए कहता है लेकिन क्यों, आखिर इतने सारे सोल्जर्स हैं, वो सब अपनी जान रिस्क पे लगा सकते हैं, तुम्हें ही क्यों जाना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ। इस पे विंग कहता है लंजा, ये मेरा चांस है अपने पेरेंट्स का बदला लेने का, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। इस पे वांग जी डरते हुए कहता है और क्या होगा अगर तुम वापस नहीं आए तो। वांग जी ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता था। इस पे विंग एक ब्लॉसम फ्लावर लेके वांग जी के ईयर्स के पीछे टक करता है और कहता है जब तक ये ब्लॉसम रहेगा तब तक मैं भी रहूँगा। आई स्वेयर मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा। लंजा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। अब वांग जी रोने लगा था। वो रोते हुए कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे खत लिखते रहोगे ताकि मुझे पता चले कि तुम सेफ हो। इस पे विंग कहता है आई प्रॉमिस। ब्यूटीफुल ये कह के वो वांग जी के फोरहेड पे एक जेंटल किस करता है और उसे कहता है आई लव यू। इस पे वांग जी भी कहता है आई लव यू टू विंग, प्लीज़ सेफ रहना मेरे लिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस करते हैं। उस रात वांग जी बस खड़ा होके आर्मी को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से साइलेंटली आंसू बह रहे थे। शुरू में कुछ महीने तक विंग ने अपना प्रॉमिस रखा था। वो अक्सर वांग जी को लेटर्स लिखा करता था, या यूँ कहें कि वो हर हफ्ते वांग जी के लिए लेटर्स लिखता था जिसमें वो उसे बताता था
कि वार कैसा चल रहा है, वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वार धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, वीन अब लेटर्स लिखना कम कर चुका था। और एक टाइम ऐसा आया जब साओ सिंह चैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो गया था, और वो वापस आ गया था, जिस कारण वहाँ उसकी पोजीशन खाली हो गई थी। और वीन के एक्शंस को देख के एम्परर ने उसे खुद जनरल के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया था। उसके बाद से वीन इतना बिजी हो गया था कि उसे वांगजी को लेटर्स लिखने का टाइम ही नहीं मिलता था। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था प्लानिंग करने में, वार लड़ने में। वांगजी अपने कमरे में आता है और उसी मैग्नोलिया ब्लॉसम के फूल को निकालता है, जो कि उसने अपने बुक के अंदर रखा था। वो चेक कर रहा था कि ये फूल मुरझाए नहीं, क्योंकि ये उसकी उम्मीद थी कि एक दिन उसका प्यार सेफली ज़रूर लौटेगा। ऐसे ही कुछ वक्त और बीता। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वांगजी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि एक घटना में सिचेन को उसके ही सबसे ट्रस्टवर्दी एडवाइज़र ने उसे बिट्रे कर दिया था। सिचेन इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो अपने आसपास के लोग अपने ऊपर अब भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने थ्रोन को त्याग दिया और खुद को लॉक कर लिया। इसीलिए अब तुरंत सिचेन की जगह वांगजी को एम्परर बनाया गया, जहां उसके एम्परर बनने की खुशी में बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन, या फिर यूँ कहें कि एक ग्रैंड सेरेमनी रखी गई, जहां वांगजी की नज़रें तो बस एक अल्फा को ढूंढ रही थी, जिसके बालों में रेड रिबन हो और उसकी ब्यूटीफुल सी स्माइल हो। लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। उस रात वांगजी अपने कमरे में जाके बहुत ही रोया था। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा था। इधर वांगजी आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में आता है, क्योंकि जो सूटर उसके अंकल ने उसे प्रेजेंट किया था, वो तो पिछले वाले से भी ज़्यादा गया गुजरा था। वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी सीखियाँ झाड़ रहा था कि कैसे वो एक बहुत ही अच्छा हायर दे सकता है एंड ऑल, जैसे कि वांगजी उसे अपने करीब आके उसे छूने देगा। वांगजी सभी सर्वेंट्स को वहाँ से जाने को कह देता है, क्योंकि वो कुछ देर अकेला रहना चाहता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांगजी एक साई करता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है रफ डे। वांगजी ये सुनते ही तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपने रोब्स में से अपनी नाइफ निकाल के पीछे टर्न करता है और उस इंसान के गले पे रख देता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये इंसान कौन है, वांगजी फ्रोज हो जाता है। वीइंग। वांगजी के सामने उसका प्यार वीइंग था, जो कि डिसअपेयर हो गया था। तभी वीइंग अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है, काफ़ी स्लो हो लंजा तुम। सोचो, अगर मैं एक असैसिन होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। मुझे लगा मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है। लेकिन वांगजी का दिमाग तो ब्लैंक हो गया था। उसके मुंह से मानो कुछ निकल ही नहीं रहा हो। वह सिर्फ इतना ही कहता है, वीइंग। उन दोनों को एक दूसरे से मिले काफ़ी साल हो गए थे, या यूँ कहें कि एग्जैक्टली 3 साल हो चुके थे उन दोनों को एक दूसरे से अलग हुए। और अब वीइंग पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया था। तभी वांगजी कहता है, वीइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनने के साथ ही वीइंग की स्माइल मानो गायब हो जाती है और वो कहता है, असली क्वेश्चन तो ये है कि तुम क्या कर रहे हो लंजा? इस पे वांगजी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पे वीइंग कहता है, लंजा, सूटर्स। ये सुनते ही वांगजी एक साई करता है और अपने नाइफ को बगल के टेबल पे रखते हुए कहता है, ओह, तो तुम इसलिए एग्जैक्टली वापस आए हो? जिस पे वीइंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं इसीलिए वापस आया हूँ। वीइंग थोड़ा एंग्री दिख रहा था। वो हमेशा तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन आज उसके फेस पे गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी वह कहता है, क्या तुम भूल गए हमारे प्रॉमिस के बारे में? इस पे वांगजी कहता है, कैसा प्रॉमिस?
जिस पे वी यिंग कहता है हमारी वेडिंग, हमारे बच्चे। इस पे वांग जी कहता है हम बच्चे थे उस समय वीन, और वो चाइल्डिश ड्रीम्स थे, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। ये सुनते ही वीन वांग जी की तरफ देखता है थोड़ी शॉकिंग आइज से, और कहता है लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ मायने रखते थे। वांग जी को गिल्टी फील हो रहा था। वो जानता था कि वो वीन के लिए एक समय पे सब कुछ था, लेकिन फिर क्या, फिर वीन चला गया वांग जी को अकेला छोड़ के। उसके कोई लेटर्स भी नहीं आए। वांग जी सिर्फ उसका वेट करता हुआ रह गया। वांग जी हर्ट था, और उसका गुस्सा, उसकी बिटरनेस, सब कुछ उसका गुस्सा बन चुका था। और वो भी गुस्से में कहता है तुम जानते हो वीन कि ये पैलेस कैसे चलता है। मैं अब एम्परर हूँ, मेरा भाई सेक्लूजन में है, और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे ब्लड लाइन को आगे लेके जाऊँ। तो ये नेचुरल है कि मेरे लिए रिश्ते आएंगे ही, तुम क्यों बॉदर हो रहे हो। इस पे वीन कहता है क्योंकि तुम मेरे हो। इस पे वांग जी एक ग्लेयर करते हुए कहता है मैं वो नहीं था जो छोड़ के चला गया था, ना ही मैं था वो जिसने लेटर्स लिखना बंद कर दिया था। इस पे वी यिंग कहता है कम ऑन लंजा, ये फेयर नहीं है, उन्हें मेरी ज़रूरत थी। तुम जानते हो कि जनरल्स कितने बिजी होते हैं, तुम्हें रिपोर्ट्स तो मिलते थे ना। ऑफ कोर्स वांग जी ये सब जानता था, लेकिन फिर भी वो साइलेंट था। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो अनफेयर है, लेकिन वो वीइंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। पर क्या कर सकते हैं, वो लोग तब बच्चे थे, और वांग जी अब फ्री नहीं था अपना मेट चूज करने के लिए। तभी वीइंग वांग जी के पास आता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है लंजा, मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचा करता था। हर रोज़ मैं हमारा फ्यूचर सोचा करता था कि तुम कितने ब्यूटीफुल लगोगे हमारे वेडिंग डे पे, हमारे लिटिल वंस के साथ। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद को रोने से रोक रहा था, उसका दिल मानो टूट रहा हो। वांग जी ने भी इस चीज़ को बहुत बार इमेजिन किया था, कितना भी पेन और एंगर क्यों ना हो, लेकिन वांग जी भी इन चीज़ों को इमेजिन करता था। और अब वीन के मुंह से ये सब कुछ सुन के उसका दिल दुख रहा था। तभी वीन कहता है लंजा, तुम एक ग्रेट फादर बनोगे। इस पे वांग जी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है डैम इट वीन, ये इतना भी सिंपल नहीं है, मैं ये नहीं। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कहता, वीन तुरंत उसे किस कर लेता है। वांग जी भी उसके किस को मना नहीं कर पाता, और वो भी अपने आर्म्स को वीन के नेक में रैप कर लेता है, जहाँ वीन किस को बहुत ही ज़्यादा डीप करते जा रहा था। तभी वीन हाफते हुए कहता है मुझसे कहो, कहो क्या तुम भी ये सब नहीं सोचते थे। मुझे बताओ, क्या तुम हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारा साथ में फ्यूचर हो, ये सब नहीं सोचते थे। अगर ऐसा है तो फिर मैं चला जाऊंगा। वांग जी ने कोशिश की कि वो उसे ये सब कह पाए, वो वीन को खुद से दूर कर दे, वो उसे पुश कर दे, लेकिन वांग जी ये नहीं कर पाया, क्योंकि उसे आफ्टर ऑल झूठ बोलना नहीं सिखाया गया था। तभी वांग जी भी ब्रेथलेसली कहता है मैंने ये सोचा था, हमेशा हमेशा वीन को सोचा, हमारे उन बचपन के वादों के बारे में सोचा। मैंने भी हमारे लिटिल वंस के बारे में सोचा, जिनकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। ये कहते ही वांग जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। लेकिन तुम चले गए, तुम मुझे छोड़ के चले गए, और तुमने मुझे लेटर्स भी नहीं लिखे। मुझे ये भी नहीं पता था क्या तुम अकेले सेफ भी हो। मैं कैसा फील करूँ वीन, तुम ही बताओ। मैं कैसे उन ड्रीम्स को, उन प्रॉमिसेस को होल्ड करता, जब मुझे यही नहीं पता था कि क्या तुम मेरे पास वापस आओगे। ये सुनते ही वीन वांग जी को टाइटली हग कर लेता है, और उसके बालों में अपने फिंगर्स को मूव करते हुए कहता है आई एम सॉरी ब्यूटीफुल। वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है
मुझे माफ़ कर दो, पर अब मैं यहाँ हूँ। वांग जी उसके वर्ड्स से अब रिलैक्स फील करने लगा था। तभी वो उससे दूर होता है और कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। इस पर वीन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कभी भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। इस पे वांग जी भी कहता है, सिर्फ तुम्हारा। ये कह के वो वीन को फिर से किस करने लगता है। तभी वीन वांग जी को कैरी करता है और उसे बेड पे थ्रो करते हुए, उसके कपड़ों को खोलते हुए, उसके पूरे बॉडी पे लव बाइट्स किसेस करते हुए पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हें टच किया? वीन की वॉइस बहुत ही डार्क थी। वांग जी पहले तो सोचता है कि वीन क्या पूछ रहा है, फिर कहता है, नहीं। ये सुनते ही वीन वांग जी के फिंगर्स को किस करता है, उसके निपल्स पे आता है। तभी वांग जी कहता है, सिर्फ तुम, हमेशा से सिर्फ तुम थे। ये सुनते ही वीन वांग जी को देखता है, उसके बाद उसे किस करने लगता है। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और वांग जी को किसिस करता है और उसके बाद उसे इंटीमेट होने के लिए प्रिपेयर करता है, जहाँ वांग जी बिल्कुल एक मेस बन चुका था और वीन से बेग कर रहा था। वांग जी अब वीन का फेस पकड़ता है और उसे अपने क्लोज लाते हुए कहता है, तुम्हारा एम्परर होने के नाते मैं ये तुम्हें कमांड देता हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ वो सब करो। ये सुनते ही वीन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी के पास आके कहता है, जैसा मेरे एम्परर का हुक्म हो। ये कहते ही वीन अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट करता है। वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वीन उसके ईयर्स में कहता है, माय लव, क्या अच्छा फील हो रहा है? बहुत ही टाइट हो तुम। मैं तुम्हें अपनी बेबीज से फिल करना चाहता हूँ। इस पे वांग जी रोते हुए कहता है, यस प्लीज़ वीन, प्लीज़। तभी वीन वांग जी को लवली आइज से देखते हुए पूछता है, लंजा क्या तुम श्योर हो? इस पे वांग जी में नोट करता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा मीट बनना चाहता हूँ, तुम्हारे बेबीज़ को कैरी करना चाहता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ हमेशा वीन, सिर्फ तुम्हें। अब मूव करो। ये सुनते ही वीन स्माइल करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट देखने के लिए अब इंतज़ार नहीं कर सकता, तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे। माई गुड बॉय, माई एम्परर। वो दोनों अब इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद वांग जी वीन की बाहों में लेटा था। तभी वो कहता है, वीन मैं हीट में नहीं था, सो ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पे वीन स्माइल के साथ कहता है, वेल तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या पता तुम हो जाओ। अब ऐसे ही वो कपल अपना ज़्यादातर टाइम बेड में ही स्पेंड करते थे। हालांकि वांग जी के पास पूरा नेशन था जिसका उसे ख्याल रखना था और वीन को भी अपना पोजीशन संभालना था। उन लोगों ने सोचा था कि वो एक दूसरे से काम के टाइम पे अलग रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वीन जैसे ही वांग जी को देखता, उसे डार्क कॉर्नर में खींच लेता और उसे सेंसलेसली किस करता। वांग जी भी वीन को काम के बहाने अपने ऑफिस में बुलाता ताकि वो दोनों मेक आउट कर सकें। हालांकि इन सब से अनजान चिरेन हमेशा अच्छे और सूटेबल लड़के वांग जी के लिए ले आया करते थे जो कि एम्परर में इंटरेस्टेड थे। जहाँ वांग जी की नज़रें तो बस वींग पे रहती थी, जहाँ वींग की आंखों में जेलसी साफ देखी जा सकती थी। और ये देखने के साथ ही वांग जी को बहुत ही हॉट फील होता था, ये जान के कि कोई उसे बहुत ही बैडली चाहता है, कि जान के कि वींग उसे पोजेस करना चाहता है। कभी कभी तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाया करता था और वह जानबूझ के ये प्रिटेंड करता था कि वो उन मैन में इंटरेस्टेड है, जिससे वीन फोर्सफुली उसे उस कमरे से खींच के ले जाया करता था और उसे पनिश किया करता था और उसे ये बताता था कि वांग जी किससे बिलोंग करता है।
अब वांग जी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, जहाँ वीन उसे अपडेट दे रहा था, लेकिन वांग जी सिर्फ आधी बातें सुन रहा था। वीन उसे बता रहा था कि वेंस के दूसरे बेटे को मार दिया गया है और उनकी फोर्सेस भी अब कम हो चुकी हैं, इसलिए हमारे सोल्जर्स को भी अब आ जाना चाहिए। वीन उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन वांग जी तो कहीं और ही इंटरेस्टेड था। वो तो बस वीन के फेस को देखे जा रहा था कि वीन कैसे फ्लॉलेसली सब कुछ बता रहा है। वो उसके आर्म्स को देख रहा था। वांग जी की नज़र वीन के रोब्स के अंदर जाती है, उसके कॉलर के पास, जो बेयरली ही वांग जी की लास्ट नाइट की हिकीज को कवर कर रही थी। तभी वीन कहता है, एम्परर आप क्या सोच रहे हैं? ये कहने के साथ ही वांग जी अपने थॉट्स से बाहर आता है और अपने लव की तरफ वाइड आइज से देखता है और कहता है, तुमने अभी क्या कहा? ये सुनने के साथ ही वीन ने नोटिस कर लिया और उसके फेस पे एक स्मिर्क आ जाती है। तभी वह कहता है, हम्म मैं कह रहा था एम्परर कि आप सजेस्ट करें, क्या हमारी आर्मी को अब वापस आ जाना चाहिए? वांग जी जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि अचानक से उसे नौसिया सा फील होता है और वो तुरंतली वहीं थ्रोन के पास ही उल्टी कर देता है। वो सही से बैठता है तो देखता है कि वीन उसके पास खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा वरीड दिख रहा है। तभी विंग सॉफ्टली कहता है, लंजा क्या तुम ठीक हो? हालांकि ये बातें बाकी नहीं सुन पाए थे। वांग जी बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रहा था। उसका सर थोड़ा थोड़ा चक्कर दे रहा था। वो बहुत ही मिजरेबल था और कहता है नहीं। इस पे विंग और भी ज़्यादा परेशान दिखने लगता है। वह कहता है, स्वीटर तुम बहुत ही पेल दिख रहे हो। तभी एक ऑफिशियल पूछता है, जनरल वी एम्परर कैसे हैं? तभी एक दूसरा आदमी कहता है, हमें तुरंत उन्हें रॉयल फिजिशियन के पास ले जाना चाहिए। इस पे विंग कहता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एम्परर अभी खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं। मुझे उन्हें तुरंत रॉयल फिजिशियन के पास ले जाना होगा। ये कहते ही विंग तुरंत वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और विंग जल्दी से वांगजी को लेके रॉयल फिजिशियन के ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाते ही वेनकिंग कहती है, अब तुमने क्या कर दिया? ये कहने के साथ ही वेनकिंग जैसे ही देखती है वांगजी को, वो फ्रोज हो जाती है और कहती है, जल्दी इसे अंदर लेके आओ। वीन जल्दी से वांगजी को बेड पे लेटाता है और उसके पास ही घुटनों के बल बैठ के उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी वेनकिन अपने नीडल्स को लेके आती है, जहाँ वेनकिन वांगजी के पल्स को चेक करती है और उसका फेस थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तभी वीन नर्वसली कहता है, क्या हुआ, क्या ये ठीक है? इस पे वेनकिन कुछ देर खामोश रहती है। वो वांगजी को चेक करती है और उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं, जिस पे वांगजी भी पिक करते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ कहिए। इस पे वेनकिन अपने गले को साफ करती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एम्परर, आप आपके साथ एक बेबी भी है अब। ये सुनते ही वांगजी शॉक्ड हो जाता है और वीन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वांगजी कहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन हम मैं हीट में नहीं था जब हम। इतना कहते ही वांगजी अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट बातें यहाँ नहीं बताना चाहता था। लेकिन वेनकिंग कहीं ना कहीं सब कुछ समझ गई थी। तभी वो कहती है, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप हीट में हो तभी प्रेग्नेंट होगे। हालांकि ये रेयर है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। ये कह के वेनकिंग कुछ हर्ब्स बनाती है और उसे वांगजी को देते हुए कहती है, इसे पी लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। मैं ऑफिशियल्स को ये रिपोर्ट कर देती हूँ कि तुम ठीक हो। तुम्हें बस पूरा दिन मेरे सुपरविज़न में रहना है। ये सुनते ही दोनों वेनकिंग को थैंक्स करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वीन कहता है, लंजा, और लंजा कहता है, वीन। वो दोनों
एक दूसरे की तरफ डिसबिलीव में देखते हैं और वीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, लंजा, तुम हमारे बेबी को कैरी कर रहे हो। इस पे लंजा कहता है, हमारा बेबी, मैं बहुत ही खुश हूँ लंजा। इस पे वांगजी भी स्माइल करता है और कहता है, मैं भी। वीन तुरंत ही उसे किस करता है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, फाइनली वांगजी को वो सुनने को मिलता है जो कि वो अपने 18th बर्थडे से ही सुनना चाहता था। वीन कहता है, लंजा, मैरी मी, मुझसे शादी करो। ये सुनते ही वांगजी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह कहता है, यस। ये सुनते ही वीन उसे किस करता है और कहता है, मेरी मेट बन जाओ। इस पे वांगजी कहता है, यस। और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। वीन भी वहीं बेड पे लेट जाता है और वांगजी को अपने आर्म्स में भर लेता है और वांगजी अपना फेस वीन के चेस्ट में हाइड कर लेता है और उसके वार्मथ को फील करता है। तभी वांगजी कहता है, हम कल ही सारे ऑफिशियल्स और अंकल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि हम शादी करना चाहते हैं। इस पे वीन उसके हेड पे किस करते हुए कहता है, जैसा मेरे एम्परर कहें। और ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ नेक्स्ट डे वो लोग इस बात को अनाउंस करते हैं जो कि आपने स्टोरी के ऊपर में ही सुना था कि वांगजी कैसे अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस करता है। पहले तो सभी को शॉक लगता है, लेकिन सभी ये जान के कि एम्परर उनके हायर को कैरी कर रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब 8 मंथ्स बाद जहाँ वांगजी अनकंफर्टेबली अपने थ्रोन पे बैठा था कि तभी सामने से दरवाज़ा खुलता है और वीन सामने से चलते हुए आके उसे बो करके कहता है, योर मैजेस्टी। इस पे वांगजी कहता है, वीन प्लीज़ आज नहीं, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे जोक्स से। इस पे वीन चकल करता है और थ्रोन के पास जाते हुए कहता है, रफ डे। इस पे वांगजी कहता है, और ये कब नहीं होता। इस पे वीन वांगजी के बेली पे किस करता है, देन उसे खड़े होने में हेल्प करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे पैलेस से बाहर लेके आता है। वीन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो कैसा रहेगा एक वार्म बाथ और तुम्हारा ये लविंग सा हस्बैंड तुम्हारे फीट को तुम्हारे पैर को थोड़ा दबा दे। इस पे वांगजी कहता है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कहाँ मिलेगा। इस पे वीन कहता है, मुझे लगा तुमने कहा कि आज कोई भी मजाक नहीं। इस पे वांगजी स्माइल करता है। तभी वीन कहता है, मैं तुमसे कभी भी नहीं जीत सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे वांगजी भी वीन के चिक्स पे किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं पे ये स्वीट सा फैन फिक्शन ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे, प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियंस को शेयर करना। जैसा कि मैंने कहा था, ये फैन फिक्शन स्वीट एंड सिंपल सा है। अगर आपको और भी श्यांगवांग एफएफ सुनना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक और श्यांगवांग एफएफ पढ़ा है जो कि थोड़ा बड़ा है, तो मुझे नहीं पता क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग लॉन्ग फैन फिक्शन को सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट फैन फिक्शन शेयर करती हूँ। और अगर फैन फिक्शन शॉर्ट है तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग श्यांगवांग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय।